हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नए चैप्टर को। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखिए, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, आइए इसको देखा जाए। BOP is a statement of accounts showing all monetary transactions of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year। देखो, हम लोगों ने GDP में पढ़ा कि GDP में हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से सामान सेल करते हैं, हम परचेज करते हैं, हम सेल करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, हम उसका बैलेंस बनाते हैं, हम रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने किस देश से क्या खरीदा, किस देश से क्या हमने सेल किया। तो इससे हमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का पता चलता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए। दीज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड फॉलोइंग: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इन द BOP लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। देखो, सबसे पहले होता है जब हम किसी देश को कुछ चीज़ हम सेल करें तो हम सेल क्या करेंगे, गुड्स, सर्विसेज और मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो गुड्स सबसे पहले हम क्या देखा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो देखो, जो सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है वो क्या कहलाता है, विजिबल ट्रेड और मर्चेंडाइज ट्रेड। विजिबल क्यों होता है, आप गेस कर सकते होगे। विजिबल इसलिए होता है क्योंकि गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देन वी हैव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए, इसे हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को देखे नहीं जा सकते हैं। सर्विसेज हमारे क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। दीज एसेट्स इंक्लूड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। देखो, चूंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड है तो कोई भी हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकता है। जब मैं बोलता हूँ कोई हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है तो आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से की जाती है। एक तो आप किसी के FDI के थ्रू और एक FII के थ्रू। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FII क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में, किसी इकोनॉमी में उसके हम शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह को जब एक्वायर करते हैं तो ये कहलाता है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उसी तरीके से जब हम जब हम किसी देश में या किसी दूसरे देश के कंट्री में या उसकी किसी कंपनी में जब हम एसेट्स वगैरह एक्वायर करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सेल परचेज ऑफ रियल एसेट्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ BOP अकाउंट्स। BOP अकाउंट्स का कंपोनेंट क्या होता है? देखो, BOP अकाउंट्स इंक्लूड फॉलोइंग: A करेंट अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, थर्ड एंड लास्ट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखो, करेंट अकाउंट क्या हो गया, इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन which do not impact asset liability status of a country in relation to the rest of the world। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को अब समझना। देखो, हम क्या कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि जैसे सपोज इंडिया है और USA है, तो इंडिया USA को कुछ सेल करेगा और इंडिया USA से कुछ परचेज करेगा। जब हम USA को सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बदले में, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। फिर जब हम USA से कुछ खरीदेंगे, जब हम परचेज करेंगे तब हमें USA को तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, हम उसे फॉरेन एक्सचेंज में, उसे उसी की करेंसी में। तो ये आप इसे समझ सकते हो, जब कोई देश दूसरे देश से जब ट्रांजेक्शन करता है तो उसे बदले में फॉरेन रिजर्व मिलता है और फिर हम उसी को यूज करके हम क्या करते हैं, सेल परचेज हम चीज़ों का करते हैं। तो करेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वैसे रिसीप्ट ऑन पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज के रिकॉर्ड किए जाते हैं जिससे हमारा एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है। देखो, जब हम पैसा देंगे तो क्या होगा, पैसा क्यों दे रहे हो, जैसा आप इमेजिन करो, आपको पापा ने यहाँ पे पैसा दिया, आपने उसे कुछ सामान खरीद लिया, आपने कुछ सामान कंज्यूम कर लिया, तो इससे क्या आपकी एसेट संपत्तियाँ बढ़ी, लेकिन आपकी नीड तो पूरी हो गई। लेकिन अगर आपको पापा ने पैसा दिया बाइक खरीदने का तो आपका एसेट बढ़ गया। तो उसी तरीके से जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट भी इसी तरीके से होता है कि आपका एसेट वो बढ़ाएगा या तो आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं करेगा। दे डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। जब हमारी लायबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही है तो फ्यूचर क्लेम्स क्यों बढ़ेंगे। तो ऐसे सारे आइटम्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करेंट अकाउंट में। अब हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो, क्योंकि गुड्स से हमारे एसेट और लायबिलिटी स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है।
तो यहाँ पे देखो एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आने से मतलब है हमारे फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। दिस इज विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सेलुलर फोन्स कैन बी सीन। जैसे सेल फोन क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, वो तो टेंजिबल फॉर्म में ना, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसका एक शेप होता है, उसका एक साइज होती है। देन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इट इज़ ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। और इसे हम चूंकि देख नहीं सकते, जैसे सर्विसेज बाय डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो सर्विसेज देते हैं, तो ये सब केस में इंक्लूड होगा सर्विसेज में। इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई एसेट और लायबिलिटी का सेल परचेज नहीं चल रहा है, तो इसलिए सारे के सारे आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे, करेंट अकाउंट के अंदर में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि सर्विसेज को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो पार्ट्स में। एक है हमारा फैक्टर सर्विसेज और दूसरा है हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, देखो फैक्टर सर्विसेज आर दोज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। ये हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम में भी पढ़ा था, फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, जिससे हमें फैक्टर पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। In the BOP accounts, monetary transactions related to factor incomes are split as investment income और compensation of employees। और इन्वेस्टमेंट इनकम में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंपनसेशन एम्प्लॉयज ये इंक्लूड हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड उसमें हो जाती हैं। इन द BOP अकाउंट्स, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, जहाँ पे हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो ओवरऑल हम इस सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ते हैं, उसमें जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम में आपको याद होगा हम रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते थे। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सारे के सारे यहाँ भी करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर दैन फैक्टर सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब किस में आते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज में आते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसीप्ट्स व्हेन दीज सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड एंड एज पेमेंट व्हेन दीज सर्विसेज आर इम्पोर्टेड। देखो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपको ये समझना है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, सेल करना। तो सेल करने से हमें रिसिप्ट होंगे, तो इन चीज़ों को जब सेल हम करेंगे, उससे जो हमें पैसा आएगा वो हम करेंट अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट या रिसिप्ट साइड में। और जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं और इससे हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, किस साइड में, पेमेंट साइड में, ठीक है। और हमारा तीसरा है करेंट ट्रांसफ़र। सो करेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफर्स फॉर फ्री। देखो हम लोगों ने नेशनल इनकम में से इंक्लूड नहीं किया था, नेशनल इनकम में आपको याद होगा कि करेंट ट्रांसफ़र को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे हम इसे इंक्लूड करते हैं। दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट्स एंड रेमिटेंस बाय द रेसिडेंट सेटल्ड अब्रॉड। इन द BOP अकाउंट करेंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल्स। इसे हम इनविजिबल्स में इंक्लूड करते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक मैंने आपको एक टेबल है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो करंट अकाउंट में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और फिर इसमें क्या आता है, इनविजिबल्स। तो हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन किया आपसे, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे आप जरूर लिख लेना, ये काफ़ी काम की चीज़। तो हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिमेनिंग टॉपिक है, आइए उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस क्या होता है, देखो ओवरऑल बैलेंस एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग ओवरऑल, मतलब सबको मिला के। तो इसमें हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को, और अगर किसी तरीके का एरर और ओमिशन हो गया है, इन सभी को हम सम टोटल कर लेते हैं। क्लियर। तो ये बैलेंस आप तो निकाल लेंगे, एरर ओमिशन का बैलेंस तो क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, हम उसे कोई एडजस्ट कर लेते हैं और तब हमें ओवरऑल बैलेंस निकलता है हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसकी दो ट्रीटमेंट होते हैं। देखो द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द RBI। देखो अभी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या देख रहे थे कि देखो या तो दो चीजें होंगी, या तो हमारे पास रिजर्व का इनफ्लो हुआ होगा या हमारे यहाँ रिजर्व का आउटफ्लो हुआ होगा। क्लियर। तो
आगे का जैसे यहाँ पे तो फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है ना, टोटल ऑफिशियल रिजर्व कितना हमारे आरबीआई के पास है। तो देखो ओवरऑल बैलेंस ही रिफ्लेक्ट, ओवरऑल बैलेंस जो भी निकल कर आएगा वो कहाँ दिखता है हमें, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में दिखता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहते हैं, आरबीआई के पास रहते हैं। क्लियर? इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट कॉजेज इंक्रीज इन दी ऑफिशियल रिजर्व। देखो पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ इनफ्लो ज़्यादा हुआ और आउटफ्लो क्या हुआ, इनफ्लो ग्रेटर है, आउटफ्लो क्या है, कम है, तभी तो बैलेंस पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ ऑफिशियल रिजर्व बढ़ा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस कम हुआ है। क्लियर? Sometime official reserve account is shown as part of the capital account BOP rather than a separate account। तो मैंने वही बोला कि इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक इसको कैपिटल अकाउंट का के साथ ही शो कर दिया जाता है, या हम सेपरेटली उसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के हेड के नाम से अलग से शो करते हैं। क्लियर? इफ ऑफिशियल रिजर्व आर शोन एज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट बीओपी देन बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट करेंगे तो बीओपी का बैलेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? In case official reserve accounts are not shown as part of the capital account, official reserve account is separately presented and classified as below the line। अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट साथ इंक्लूड करके नहीं दिखा रहे, उसको सेपरेटली शो कर रहे हैं, तो इसके किस हेड के अंदर दिखाया जाएगा, दैट इज बिलो द लाइन। इन सच सिचुएशन द करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट टुगेदर में शो सरप्लस और डिफिसिट बीओपी। देखो अगर करंट और कैपिटल अकाउंट, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर में, देखो अगर हम करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर हम ऑफिशियल रिजर्व को अगर शो करते हैं तब हमारा जो बीओपी का बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या आएगा, बैलेंस आएगा। मतलब डेबिट नेगेटिव और क्रेडिट साइड बोथ साइड क्या होंगे, टैली कर जाएंगे आपस में। ठीक है, तब हमें डिफिसिट और सरप्लस नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली शो कर देते हैं तब हमारा क्या होगा, करंट और कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस और डिफिसिट देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखो बीओपी सरप्लस कब होगा, करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो जब करंट अकाउंट में सरप्लस और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस अगर दोनों में सरप्लस हुआ है, क्लियर, क्योंकि करंट अकाउंट में हम अलग से ट्रेडिंग आइटम शो करते हैं, उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का अलग होता है रिसिप्ट और पेमेंट। तो अगर दोनों का सरप्लस को जोड़ दोगे तो बीओपी सरप्लस पता चल जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली बीओपी डिफिसिट कब होगा, टोटल, देखो बीओपी मतलब टोटल डिफिसिट, हमें तो करंट अकाउंट डिफिसिट और कैपिटल अकाउंट डिफिसिट को जोड़ देंगे तो हमें बीओपी डिफिसिट पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम जोड़ देंगे कैपिटल अकाउंट में तो हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली कर जाएगा। मतलब दोनों का मतलब जो सम टोटल आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। क्लियर? तो सरप्लस और डिफिसिट अगर हमें पता करना है तब हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम सेपरेटली शो करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, देखिए इसको, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। देखो बीओपी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन सबको मिला देंगे तो हमारा बैलेंस अगर जीरो आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, बीओपी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल है, बराबर है, तराजू के दोनों साइड क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जब का ना मूवमेंट हो, मतलब ना मतलब जो ओवरऑल बैलेंस जितना आया उतना चला गया, तो बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? तो ये होता है इक्विलिब्रियम। बट अगर दस इन स्टेट ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज on account of current account and capital account transaction is exactly equal to the outward flow of foreign exchange and there is no change in official reserve। तो हम ये कह सकते हैं जब भी बीओपी इक्विलिब्रियम होगा वहां पे जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो हो गया। तो इसका मतलब जो ऑफिशियल रिजर्व में जो मतलब मान के चलो कि मेरे पास, मेरे आरबीआई के पास $100 करेंसी थी एज ए फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने एज ए इकोनॉमी हमने 100 यूनिट इंपोर्ट किया और 100 यूनिट खरीदा, तो नेट बैलेंस हमारा क्या, मतलब मान के चलो कि हमने जितना सेल किया हमें ₹100 आ गया, जितना हमने परचेज किया उसमें 100 चला गया, तो बैलेंस तो नेगेटिव हो गया, मतलब जीरो हो गया, नील। तो जो हमारे पास पैसा जो हमारे आरबीआई में रखा हुआ था, क्या उसमें कोई मूवमेंट हुआ, नहीं मूवमेंट हुआ। तो ये सिचुएशन कहलाती है बीओपी इक्विलिब्रियम की। A disequilibrium in BOP occurs when sum total of current account balance and capital account balance is not zero. Instead it is either some positive number और some negative। अब अगर क्या होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर बैलेंस बराबर नहीं है तब जरूर कोई ना कोई यहाँ गड़बड़ होगा। क्लियर?
इन केस द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर। अगर हम करंट अकाउंट का बैलेंस जोड़ते हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जोड़ें और दोनों कुछ पॉजिटिव नंबर आया, इसका मतलब क्या है, बीओपी सरप्लस है। और अगर नेगेटिव आया तो ये क्या कहलाएगा, बीओपी डेफिसिट। मैंने आपको करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलरेडी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। BOP disequilibrium occurs when current account balance जब और capital account balance is not equal to zero and it causes the movement of official reserve। मान के चलो कि हमने इतने पैसा हमने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो हमें पैसा हमारे RBI से पैसा चला जाएगा ना, फिर वो तो पेमेंट में रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर। BOP surplus when current account balance plus capital account balance is some positive number pointing to net inward flow of foreign exchange and leading to increase in the official रिजर्व। और बीओपी सरप्लस कब होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले पीछे एक्सप्लेन कर दिया, लग रहा है वही टॉपिक रिपीट हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। तो सरप्लस कब होगा, जब हम सारे के पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा और हमारे इसमें क्या होगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ गया, क्योंकि सरप्लस है ना, ज़्यादा पैसा आ गया, तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेफिसिट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व से मूवमेंट हो जाएगा, इसका फॉरेन एक्सचेंज का। क्लियर। अब ये अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज सिग्निफिकेंस। आखिरकार बीओपी अकाउंट बैलेंस हमें शो क्या करता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, जिस इकोनॉमी की बीओपी मान के चलो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर नेशन। सो बीओपी अकाउंट रिवील्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे देखो, चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और इम्पोर्ट काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली इसके यहाँ इन्फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से काफ़ी स्ट्रांग है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, बाकी किसी से हमें परचेज नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बीओपी डेटा ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ऑब्वियसली भाई नेट फैक्टर इनकम है, अब्रोड से कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें बैलेंस पता चलता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब बीओपी अकाउंट देखो, जितना भी हम अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं वो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉर्म में ही होगा। क्लियर। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, यस और नो। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारे लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम खरीद रहे हैं बाहर से, हम खुद मतलब हम खरीद ज़्यादा रहे सेल कम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी हमें एग्जैक्ट फिगर इससे पता चलता है। Then we have market potential. BOP account reflects market potential in the domestic economy. It is reflected by the size of foreign investment. Larger size of foreign investment points to high market potential in the economy. तो देखो BOP अकाउंट जैसे मान के चलो कि किसी इकोनॉमी कोई इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अब चाइना की देखो, तो वहाँ बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसके गुड्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब उस इकोनॉमी में पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा कमा सकते हैं। क्लियर। फिर है तुम्हारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए। आपने देखा अभी श्रीलंका के साथ क्या हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, आप देख रहे हो वियतनाम में क्या हो रहा है। ये इकोनॉमी जिनकी एक्सपोर्ट्स काफ़ी डिक्लाइन कर गए इंपोर्ट के मुकाबले, तो इकोनॉमियाँ पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी हुई हैं। तो जब हम बीओपी का हमें जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस करने के लिए ज़रूरी हैं कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। हमारे अगर देखो, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होने लग जाएंगे। इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्लियर। अभी मैं आपको जब ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहाँ आप देखोगे कि अगर कोई फॉरेन करेंसी और काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है, तो आरबीआई उसके लिए एक्शंस लेते हैं। क्लियर। और उसी तरीके से अगर मान के चलो कि हम ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे देश से काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको तो उसे पैसे लौटाने भी हैं, तो आपके पास जो भी पैसा आएगा आप तो उसको पे कर दोगे, वापस आप उसको रिपे कर दोगे। आपके पास खुद की इकोनॉमी के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, हम डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम अपनी इकोनॉमी को फिर स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी कुछ अपने पॉलिसीज़ बनाएगी, आरबीआई भी बनाएंगी, जिससे इकोनॉमी को करेक्ट किया जाता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, मैं कमेंट में आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलो फ्रेंड्स,
इसी के साथ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा यहीं पे इंटायर चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैं मतलब ये प्ले कार्ड इसमें ऐड कर दूंगा, आप क्लिक करोगे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।